दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जनरल जो अपना इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो फिनेंशियल मार्केट का सिचुएशन है, ग्लोबल ऑल्सो पर्टिकुलरली यूएस में क्या हो रहा है वो, और उसका ग्लोबल मार्केट के ऊपर और पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट के ऊपर, मतलब अपना इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर हो सकता है, इसका एनालिसिस दोस्तों हम ये वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स 2-3 साल पहले जब भी कोविड था, वो कोविड से उभर कर अभी वी आर एट लाइफ टाइम हाई। निफ्टी ऑल्सो अपना 8,000-9,000 के आसपास जो था वो 20,000 के नज़दीक जाके अभी वापस 19,500 के आसपास दोस्तों ट्रेड कर रहा है। 2 दिन ऊपर जाता है, 1 दिन नीचे आता है, 2 दिन जितना ऊपर जाता है उससे ज़्यादा 1 दिन में नीचे आता है। ऐसा ये हफ्ता और पिछले हफ्ते का सिनारियो रहा है। तो दोस्तों मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पे है, वॉल्यूम्स आर हाई। स्मॉल एंड मिड कैप जो शेयर्स है उनका वैल्यूएशन में दोस्तों अभी हाईएस्ट लेवल पे है। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स आर ट्रेडिंग एट देयर लाइफ टाइम हाई। दोस्तों गिरते मार्केट में, मतलब मार्केट जब भी लो रहता है तभी अच्छा शेयर चुनना कि जो आगे जाके अच्छा अप्रिशिएट करेगा, ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चुनना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अल्टरनेट करंट के जैसा रहता है, ऊपर नीचे होता ही रहेगा। नीचे का बेस उसका धीरे धीरे करके ऊपर जाता रहेगा, लेकिन जो टॉप है दोस्तों वो अनलिमिटेड है। तो जब भी मार्केट वीक रहता है तो मालूम है आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाने ही वाला है, तो अच्छा शेयर चुनने में तभी थोड़ी आसानी ज़्यादा रहती है। लेकिन जब भी मार्केट इज एट लाइफ टाइम हाई, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स आर एट अ लाइफ टाइम हाई, तभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट दोस्तों थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर हम लोग अपना डे टू डे अगर एग्जांपल लेंगे, समझो हम ड्राइव कर रहे हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, और अगर वेदर खराब है, मतलब समझो पहाड़ी एरिया में समझो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ पे फॉग रहता है, वहाँ पे क्लाउड का रहता है, आगे का दिखता नहीं है, विजिबिलिटी कम रहता है। या समझो सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में अपना व्हीकल का जो स्पीड है वो कंट्रोल में रहता है, या कंट्रोल में ज़्यादा रखना पड़ता है, ज़्यादा स्पीड हम लोग ले नहीं सकते। वैसे ही दोस्तों मेरे हिसाब से अभी का जो स्टॉक मार्केट का जो पोजीशन है वो ऐसा ही है कि अभी ज़्यादा स्पीड से काम करना मार्केट में, ज़्यादा स्पीड से मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे और अमाउंट वाइज ऑल्सो ज़्यादा, ऐसा काम करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्योंकि दोस्तों विजिबिलिटी जो अभी है वो थोड़ा सा मुझे कम दिखता है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की जो विजिबिलिटी है। अपना इंडियन मार्केट में एक चीज़ साफ कर देता हूँ, अपना इंडियन इकोनॉमी अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी को एब्सोल्युटली देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी आर डूइंग गुड। लेकिन दोस्तों ग्लोबल का इफेक्ट भी थोड़ा सा बाकी के जो कंट्रीज है जो अभी अच्छे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपना कंट्री भी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा उसका इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों व्हीकल चलाने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अभी दोस्तों आते हैं कि रीजंस की तरफ। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पिछले हफ्ते फिच ने यूएस का रेटिंग कम कर दिया। एक ही दिन में 1.5-2% से सब ग्लोबल मार्केट्स नीचे आ गए, अपना मार्केट भी नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद में ये हफ्ता मंडे से अभी तक थोड़ा स्टेबिलिटी वापस आया है और मार्केट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। लेकिन दोस्तों कल और एक न्यूज़ आया, मूडीज़ जो एक ऐसा रेटिंग एजेंसी है कि जो उसके मूड के हिसाब से काम करता है, तो उन्होंने वार्निंग दिया है कि यूएस के जो 6 बड़े बैंक्स हैं उनका रेटिंग अभी थोड़ा सा दोस्तों खतरे में है। दोस्तों किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या किसी भी बैंक का रेटिंग अगर कम होता है, इसका दोस्तों उनको नुकसान भुगतना पड़ता है ऑन देयर फाइनेंस कॉस्ट। बैंक का काम है पैसा लेना और पैसा देना, तो बैंक्स जो लोन्स लेते हैं दोस्तों, उसका जो उनका इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ता है, क्योंकि उनका रेटिंग थोड़ा सा ख़राब है। जितना रेटिंग ज़्यादा रहेगा उतना सेफ्टी ज़्यादा है, जितना सेफ्टी ज़्यादा है दोस्तों उतना इंटरेस्ट भी कम लगता है। अपने यहाँ पर भी दोस्तों जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं या जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट दोस्तों जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है उससे हमेशा कम रहता है, क्योंकि उसमें सेफ्टी ज़्यादा है। एक अपना सीरीज़ आया था सोनी लिव पे, उसका एक फेमस डायलॉग है, वो मुझे हमेशा पसंद आता है, रिस्क है तो इश्क है। वैसा जितना रिस्क ज़्यादा उतना रिटर्न भी ज़्यादा, लेकिन जितना रिस्क या जितना बैंक्स का रेटिंग कम हो उतना उनको इंटरेस्ट दोस्तों ज़्यादा देना पड़ता है। इंडिविजुअल का भी ऐसा ही है, अगर हम लोग होम लोन लेने के लिए जाएंगे
तो अगर अपना टोटल एसेट्स और अपना क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो 0.1-0.2% इंटरेस्ट का बेनिफिट हमको भी मिल सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखने जैसी है। तो दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस डाउनग्रेड ऑफ बैंक्स एंड ऑल्सो एज अ कंट्री, ओवरऑल जो इंटरेस्ट कॉस्ट है दोस्तों वो बढ़ने वाला है। और ये कब बढ़ने वाला है? अभी यूएस में पिछले 22 साल का जो इंटरेस्ट का जो रेट का जो साइकिल है, यूएस इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। मतलब वहाँ के जो कंपनीज रहेंगे जिन्होंने लोन लिया है, मेजॉरिटी ऑफ द चंक और मेजॉरिटी इंक्रीज in their expenses would be because of the higher interest cost. On top of this दोस्तों, कुछ समय पहले यूएस के 3 मेजर बैंक, एक था सिलिकॉन वैली बैंक, दूसरा सिग्नेचर बैंक और तीसरा फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, उनको भी प्रॉब्लम्स आए थे। नो डाउट समवन एल्स केम एंड उन्होंने वो बैंक को डूबने से बचाया। लेकिन ये दोस्तों, अगर ऐसा ही रेटिंग कम होते रहा, इंटरेस्ट कॉस्ट ऐसे ही बढ़ते रहा, तो आगे जाके हो सकता है कि जो यूएस का बैंकिंग सेक्टर है उसमें थोड़ा टर्मोइल या थोड़ा टर्बुलेंस आ सकता है। एंड दोस्तों, यूएस के बारे में अगर बात करेंगे तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका एक पिक्यूलियर सिचुएशन, एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम वहाँ पे अभी धीरे धीरे करके ऐसा बढ़ रहा है, वो है दोस्तों रियल इस्टेट का। कोविड के टाइम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेयर वर्किंग फ्रॉम होम। उसके वजह से दोस्तों अभी क्या हुआ है कि वहाँ के जो ऑफिसेस के, वहाँ के जो प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है वो बढ़ नहीं रहे, हालांकि उनका वैल्यूएशन थोड़ा घटा है। इसका मतलब दोस्तों, जिन्होंने ऐसे प्रॉपर्टीज या ऐसे ऑफिसेस लोन लेके लिए हुए हैं, मतलब लोन लिया था एक्स अमाउंट का, तभी प्रॉपर्टी का कीमत था एक्स प्लस, लेकिन अभी सिंस वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है तो ऑफिसेस और प्रॉपर्टी का कीमतें जो है वो धीरे धीरे करके नीचे जा रही है। तो लोन का अमाउंट एज ऑफ नाउ अगर समझो एक्स है, तो जो कोविड के पहले प्रॉपर्टी का प्राइस एक्स प्लस था वो अभी धीरे धीरे करके एक्स माइनस में जा रहा है दोस्तों। इसके वजह से वहाँ पे ओवरऑल जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में जा सकता है। नेचुरली दोस्तों, उसका इफेक्ट ओवरऑल मार्केट और जो बैंक्स का जो रिकवरी है उसके ऊपर भी हो सकता है। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एज ऑफ नाउ हम इतने पीक पे है कि एक छोटा सा इंसिडेंस भी वो पीक से सब्सटेंशियल नीचे आने में कारगर साबित हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। एक सिंपल एग्जांपल दोस्तों, अपना जो बलून रहता है, बर्थडे के दिन हम लोग बलून को ब्लो करते हैं उसमें हवा डाल के, लेकिन इसमें बलून का साइज इतना बड़ा है लेकिन छोटा सा पिन लगने से भी वो बलून बस्ट होता है। तो कौन से न्यूज़ का अभी आगे जाके क्या असर होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। अपना जो इंडिया का जो विक्स है, जिसको वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, उसमें भी दोस्तों अप्स एंड डाउन सभी सब्सटेंशियल मात्रा में, मतलब 4 से 5% से 6% से एक ही दिन में अभी ऊपर नीचे हो रहा है। इसका मतलब वोलेटिलिटी इज ऑन इंक्रीज। तो दोस्तों, ऐसे अनसर्टन सिचुएशन में अभी क्या करना है? वंस अगेन, अपना इंडिया का इकोनॉमी अच्छा है, अपना इंडिया का परफॉर्मेंस जो है, इंडिया का ग्रोथ जो है, इंडिया का जीडीपी जो है, इंडिया के जो इंटरेस्ट रेट है, इंडिया के जो बैंक्स के परफॉर्मेंसेस है, इंडिया के जो बाकी कंपनीज के परफॉर्मेंस है, सब अच्छा है, ऑनलाइन है। एज ऑफ नाउ एटलीस्ट इंडिया को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बोला, ग्लोबल का इफेक्ट थोड़ा सा अपने कंट्री पे भी आ सकता है। इसीलिए हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू बी केयरफुल। हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानता हटी दुर्घटना घटी, ऐसे जैसे रास्ते पे लिखा हुआ रहता है, वैसे दोस्तों हमको सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और ये सावधानी दोस्तों कैसे बरतनी है? जहाँ पर भी प्रॉफिट दिखता है, मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हर समय, जिधर भी प्रॉफिट दिखता है, आई एम नॉट सेइंग 100%, लेकिन एटलीस्ट 10%, 15%, 25% प्रॉफिट बुक करते आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे लॉसेस है, सब्सटेंशियल लॉसेस है, एक स्टॉप लॉस लगा के, जो अगर लॉस भी है दोस्तों तो भी प्रॉफिट हो लॉस हो दोनों टाइम टू टाइम बुक करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ गुड इन्वेस्टर। दोस्तों, हम लोग किसी फंक्शन में खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे बुफे रहता है, मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, लेकिन अपना पेट भरने के बाद हम लोग नया कुछ अपने प्लेट में ले नहीं सकते हैं और खा नहीं सकते। वैसे ही दोस्तों हमको स्टॉक मार्केट में भी, इफ़ यू आर ऑलरेडी स्ट्रेच, इफ़ यू आर फुल्ली इन्वेस्टेड, तो और स्ट्रेच लेके नया पैसा मार्केट में डालने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा पैसा निकालें, ऑन डिक्लाइन वापस
धीरे धीरे करके थोड़ा ऐड करें। मेरा स्ट्रेटेजी एटलीस्ट एज ऑफ नाउ का यही है, मैं 100 का बेचता हूँ, 50 का खरीदता हूँ। और दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने बात की कि बलून को पिन का ज़रा सा भी टच हुआ, बलून जो है वो ब्लास्ट होता है, पूरा हवा निकल जाता है। वैसे ही दोस्तों व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म, जब भी तूफान आता है दोस्तों, तभी उसमें जो हल्की चीज़ें होती है, या समझो फ्लड, हाल ही में हिमाचल में फ्लड आया था, तो जो नदी किनारे जो घर थे, जो मकान थे, जो दुकान थे, जिनका कंस्ट्रक्शन इतना ठीक नहीं था, वो सब बह गया। स्टॉर्म अगर समझो तूफान आया है तो जो हल्की चीज़ें हैं वो उसमें उड़ जाती है। वैसे ही दोस्तों जब भी मार्केट ख़राब होता है तभी उसमें जो नॉट सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है दोस्तों, उनमें जो डाउनफॉल है वो जल्दी आता है और उनमें फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब ये मार्केट ऐसा लाइफ टाइम हाई पे है, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स आर एट लाइफ टाइम हाई, तभी दोस्तों जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, जिनका स्ट्रक्चर मजबूत है, जो कंपनीज अच्छे हैं, जो हेवी वेट्स है, हेवी वेट से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, भले फ्लड आए, भले स्टॉर्म आए, भले तूफान आए, हेवी वेट्स विल रिमेन इंटैक्ट, अपने जगह पे वो कांस्टेंट रहेंगे। नो डाउट थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान थोड़ा सा ही होगा एज कंपेयर टू जो वीकर शेयर्स है और जो स्मॉलर थिंग्स है जो तूफान में उड़ जाएंगे। एटलीस्ट जो अपना स्ट्रक्चर है दोस्तों वो एटलीस्ट उड़ेगा नहीं, थोड़ा सा हिलेगा, लेकिन जहाँ है वहाँ पर ही रहेगा और आगे जाके वापस हम उसको रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। सो दोस्तों ऐसे मार्केट में टू सेफगार्ड आवर मनी, टू सेफगार्ड आवर कैपिटल, वी हैव टू बी श्योर दैट वी आर ऑलवेज विथ क्वालिटी स्टॉक, इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और जैसे कुछ टाइम पहले हमने बोला कि अगर ट्रैफिक जाम है, सैचुरेशन है, तो धीरे धीरे करके दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना है। ऑन एवरी डिक्लाइन क्वालिटी स्टॉक में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ही, बाकी शेयर्स की तरफ देखना भी नहीं है। जो शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उनमें ही दोस्तों धीरे धीरे करके, जब भी मार्केट इज़ एट लाइफ टाइम हाई, जब भी मार्केट इज़ एट इट्स पीक, ऐसे ही शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। टिप्स के पीछे नहीं भागना है, ज़्यादा फियरफुल भी नहीं होना है, लेकिन ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं होना है। 5 से 10 से 15% का भी समझो रिटर्न आया इन अ शॉर्ट स्पैन, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ये मेरा मानना है। अभी दोस्तों मैं हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स की बात करता हूँ, तो क्वालिटी स्टॉक चुनना कैसे है उसके ऊपर एक 2 मिनट में आएंगे, फिर बाद में कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ेंगे। और दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ट्रेडर है, ट्रेडर्स का पोजीशन हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, आज लिया कल बेच दिया, कल बेचा परसों वापस लिया। लेकिन जो इन्वेस्टर है, जिनको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना है, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसे शेयर चुने जिनका डिविडेंड यील्ड अच्छा है, मतलब कम से कम 4 से 5 से 6% तक जिनका डिविडेंड यील्ड है, ऐसे ही शेयर चुने। मतलब समझो डाउनफॉल में शेयर समझो अपने गले में आ गया, अच्छा शेयर है तो उसमें लॉस बुक करने में भी मतलब नहीं है। अगर शेयर होल्ड करना पड़ा तो एटलीस्ट साल का इक्वल टू द फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है, एटलीस्ट नियर टू दैट हमको डिविडेंड यील्ड से साल भर में पैसा मिलता रहेगा। ऐसे ही शेयर में दोस्तों एज ऑफ नो आगे जाके अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखें। ऐसे कंपनीज चुने जो मार्केट लीडर है। फॉर एग्जांपल समझो हम लोग FMCG की बात करेंगे तो ITC है, गोदरेज है, टाटा कंज्यूमर है, या हिंदुस्तान लीवर है। ऐसे जो कंपनीज है दोस्तों अच्छे, नॉट नेसेसरी ओनली दिस कंपनीज, लेकिन किसी भी सेक्टर में जो मार्केट लीडर्स है वो मार्केट लीडर के साथ ही बने रहे। क्योंकि अगर कोई मार्केट लीडर है तो उनका मार्केट शेयर जो है वो अच्छा रहता है। मार्केट शेयर अच्छा होने से उनका थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन होता है, दे आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट, दे आर एबल टू कंट्रोल द प्राइसेस। तो अगर समझो हेडविंड्स आए हैं तो स्टिल दे वुड बी एबल टू सक्सेस। और जिनका निश मार्केट है जो कंपनीज का, वो कंपनीज का भी दोस्तों बैड टाइम्स में इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं रहता है नॉर्मली, और वो कंपनीज बैड टाइम्स में भी जब भी हेडविंड है तभी भी वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करते हैं। कंपनीज विच आर ऑन ग्रोथ पाथ, ऐसे कंपनीज को चुने जो फ्यूचर रेडी है। हमने कैस्ट्रॉल की बात की थोड़ी टाइम पहले, कैस्ट्रॉल ऑन करके उनका जो ब्रांड है दैट इज EV, दैट इज फॉर EV व्हीकल। सो कैस्ट्रॉल इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। तो ऐसे जो कंपनीज है जो फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे कंपनीज चुने जिनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। ऐसे कंपनीज चुने
क्योंकि जिनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और जिनका मार्केट शेयर भी अच्छा है, सो अगर समझो मार्केट शेयर नीचे जाता है, दे कैन यूज देयर प्रॉफिट मार्जिन, दे कैन यूज देयर हायर प्रॉफिट मार्जिन टू प्रोटेक्ट देयर मार्केट शेयर। और जितना वॉल्यूम ज़्यादा उतना एब्सोल्यूट वॉल्यूम में प्रॉफिट भी ज़्यादा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कंपनीज के पास कर्जा मतलब डेट नहीं है या कम है या मैनेजेबल है, ऐसे ही कंपनीज को चुने। तो चलिए दोस्तों, आते हैं कंक्लूजन्स की तरफ कि अभी ऐसे सिचुएशन में फॉर इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं, कौन से सेक्टर को मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और कौन से सेक्टर में हमको फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, इसकी तरफ हम लोग अभी आते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों, जो अभी बैंकिंग सेक्टर है उसमें ऑलरेडी बहुत सा रनअप आ चुका है। मेरा एक वीडियो भी है, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक देता हूँ, एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक देता हूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो बाकी के बैंक्स हैं, वेदर दे आर एट नाउ देयर लाइफ टाइम आए और आगे जाके उनमें डिक्लाइन आ सकता है क्या, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी और उनके एनपीएस में इंक्रीज हो सकता है क्या, उसका पूरा एनालिसिस वो वीडियो में है, वो आप देख लेना। तो हो सकता है कि आगे बैंक्स के जो शेयर्स हैं उसमें इतना अप्रिसिएशन ना हो, एंड सेम विद अदर फिनेंशियल स्टॉक्स एंड ऑल्सो एनबीएफसीज। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, जो इंफ्रा रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, नॉट नेसेसरी कि जो रोड बनाते हैं, जो एयरपोर्ट्स बनाते हैं, जो ब्रिजेस बनाते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, मतलब नॉट नेसेसरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बट इनडायरेक्टली जो इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट कंपनीज हो या फॉर एग्जांपल स्टील कंपनीज हो, फॉर एग्जांपल सम ऑफ अदर मेटल कंपनीज हो, अच्छे मेटल कंपनीज हो, वो शेयर्स को दोस्तों एक्यूमुलेट करने में ऑन अ डिक्लाइन बट हर्ज नहीं है, ऐसे कंपनीज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डिफेंस ऑल्सो आगे जाके भी अच्छा करेगा, जो डिफेंस के जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स है एंड ऑल्सो प्राइवेट स्टॉक, लेकिन सम ऑफ द प्राइवेट स्टॉक में दोस्तों वैल्यूएशंस और ऑलरेडी एट पीक, तो वैल्यूएशन देख के आगे अप्रिसिएशन का कितना चांस है वो चार्ट में देख के फिर डिफेंस कंपनीज के, सम ऑफ द डिफेंस कंपनीज के कंपनीज में भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट लेकिन करना है, जैसे स्टार्टिंग में बोला, ट्रैफिक जाम है, हवा खराब है, विजिबिलिटी कितना ऊपर जाएगा वो कम है, तो हमको अपना व्हीकल धीरे चलाना है, मतलब जो आगे का फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो धीरे धीरे करना है। उसके बाद में दोस्तों, रेलवे एक सेक्टर ऐसा है कि जो आगे के 3 से 4 साल तक अच्छा करेगा। अभी अमृत रेलवे स्टेशन का भी एक नया कंसेप्ट लॉन्च हुआ है, उसका इफेक्ट आने में, उसका इफेक्ट दिखने में टाइम लगेगा, लेकिन जो अच्छे रेलवे के शेयर्स हैं उनमें दोस्तों हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों एक 7-8 महीने पहले IRFC के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, बहुत से अपने सब्सक्राइबर्स ने IRFC के शेयर खरीदे भी, तभी 27-28 का भाव था, अभी कल का क्लोजिंग दोस्तों 50 रुपये के आसपास है, मतलब 7 से 8 महीने में ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो ऐसे शेयर दोस्तों रेलवे के जिनमें फर्दर पोटेंशियल पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल RVNL, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा सिर्फ एग्जांपल है। तो ऐसे शेयर जिनका ऑर्डर बुक फुल है एंड एवरी 10-15 दिन में नया एक न्यूज़ आता है कि ये रेलवे के कंपनी को इतना वैल्यू का ऑर्डर मिला, ऐसे जो शेयर्स है दोस्तों जिनका ऑर्डर का न्यूज़ कंटिन्यूस बेसिस पे आ रहा है, ऐसे शेयर ऑन डिक्लाइन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमने दोस्तों बैंक्स के बारे में बात की कि एज ऑफ नाउ बैंक्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करें, वैसे ही दोस्तों सम ऑफ द PSUs, फॉर एग्जांपल REC हो, PFC हो, तो मोस्ट ऑफ सच PSUs आर ऑलरेडी एट लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई होने से दोस्तों उनका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी अभी कम हुआ है, जो 7 से 8% का डिविडेंड यील्ड होता था वो अभी 3 से 4 या मैक्सिमम 5% तक हुआ है। तो ऐसे कंपनीज के शेयर्स जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन है 3 से 4 साल का, नो प्रॉब्लम, करंट रेट पे भी उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बाय करना है, कम से कम 3 से 4 टुकड़ों में बाय करना है। मतलब किसी को समझो 200 शेयर खरीदना है तो 50-50-50 के लॉट में 3 से 4 बार इसको खरीदे, सो दैट अपना एवरेज कम रहता है। मतलब बाय ऑन एवरी डिक्लाइन, ये स्ट्रेटेजी सम ऑफ द PSUs जो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है उनके लिए बाय ऑन डिक्लाइन ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जिनमें कॉर्पोरेट एक्शन का न्यूज़ अनाउंस हुआ है ऑलरेडी, ऐसे शेयर अभी खरीदने से बचे। फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का अपना वीडियो भी है, वो वीडियो में भी हमने यही बोला था कि एज ऑफ नाउ शेयर इज एट पीक,
तो थोड़ा सा उसको ठंडा होने दे फिर खरीदे। बोनस का अनाउंस होने के पहले 265 था, बोनस का अनाउंस हुआ अभी 242 के आसपास है। अभी दोस्तों शेयर अट्रैक्टिव है क्योंकि अभी लोगों को ट्रांसपेरेंसी आ गया, क्लैरिटी आ गया कि ये कंपनी में क्या होने वाला है। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक दोस्तों शेयर का भाव मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऊपर जाता है। अनाउंसमेंट होने के बाद, क्लैरिटी होने के बाद थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल आता है। सो दोस्तों, स्टे इन्वेस्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग, यूज स्टॉप लॉस, बी लाइट, मतलब नए इन्वेस्टमेंट में हल्का होना है, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा पूरा इन्वेस्टेड नहीं रहना है, एंड टाइम टू टाइम प्रॉफिट हो लॉस हो उसको बुक करना ही चाहिए। और दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अपने बहुत से जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका कमेंट देख के मुझे सच में बहुत खुशी होती है, मुझे सच में बहुत आनंद होता है। कुछ अपने सब्सक्राइबर्स हैं जो डिविडेंड यील्ड का बात करते हैं, कुछ अपने सब्सक्राइबर्स हैं जो बुक वैल्यू का बात करते हैं, कुछ अपने सब्सक्राइबर्स हैं जो प्राइस टू अर्निंग का बात करते हैं, कुछ अपने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बोला है कि मैंने 2010-2011 से ये शेयर XYZ कंपनी का शेयर सिर्फ डिविडेंड यील्ड के लिए ही रखा है। कुछ अपने सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं जो फंडामेंटल्स का भी बात करते हैं, कुछ अपने लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर्स हैं, अपना वीडियो देख के उसमें कमेंट करते हैं मैंने ये साल में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 साल तक कुछ शेयर्स को होल्ड किया है और उनको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स उसमें मिले हैं। तो दोस्तों, अपना ये जो चैनल है अकाउंटिंग बाय अपटे A+A, भले ये चैनल पे वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही मानता हूँ कि अपने जो सब सब्सक्राइबर्स हैं हम सब मिलके एक पूरा फैमिली है और हमको सबको साथ में मिलके आगे बढ़ना है। तो आप में से कोई जब भी कमेंट करते हो तो वो जो कमेंट है दोस्तों, आई फील दैट कमेंट इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग फॉर मी ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर अदर्स। आई एम 100% श्योर कि जो ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं वो सब सब्सक्राइबर्स के लिए भी दोस्तों बेनिफिशियल रहेंगे। तो आगे जाके आगे की जो अपने वीडियोस है उसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि ऐसे जो कमेंट्स है, जो एजुकेशनल कमेंट्स है, और वो कमेंट्स है अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उनको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, कुछ ना कुछ उसमें से लेसन मिलेगा। ऐसे कमेंट्स में आगे जाके अपने आगे के वीडियो से उसमें कमेंट शाउट आउट करके एक नया सेगमेंट हम लोग चालू करेंगे। तो जैसा अपना वीडियो, जैसे मेरी बक बंद हो जाएगी, उसके आगे कमेंट शाउट आउट में मैं नाम के साथ वो कमेंट भी पब्लिश करूंगा, लेकिन उसके लिए आपका परमिशन भी चाहिए। तो आप जो कमेंट करोगे उसके एंड में इधर यस और ओके इतना ही लिखना, तो मैं समझ लूँगा कि आपका कमेंट पब्लिश करने में आपको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।